अमीर और गरीब बहन की करवा चौथ मेहंदी। अनुष्का बेटा, समझने की कोशिश करो, वो लड़का बहुत अमीर परिवार का रहने वाला है और हम लोग एक मामूली परिवार से हैं। इतने बड़े घर में मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। माँ, जरा सोचो, अगर इतने अमीर घर में मेरी शादी होगी तो मैं कितने ऐशो आराम से रहूंगी। आपकी जगह कोई और माँ होती तो शादी के लिए फौरन हाँ कर देती। अनुष्का और आरव एक कॉलेज में थे और दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जहाँ आरव रईस परिवार का इकलौता बेटा होता है, वहीं अनुष्का एक मिडिल क्लास फैमिली से होती है। अनुष्का की माँ अनुराधा अनुष्का और आरव की शादी के खिलाफ होती है, लेकिन अपनी बेटी के बार बार कहने पर अनुष्का की माँ इस शादी के लिए मान जाती है। जहाँ एक तरफ अनुष्का की शादी इतने अमीर परिवार में होती है, तो वहीं दूसरी तरफ अनुष्का की छोटी बहन समीक्षा की शादी एक गरीब परिवार में होती है। अरे भाभी, आप क्यों खाना बना रही हैं? मुझे बोल देती तो मैं बना देती। मैं इस घर की बहू हूँ, अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो कौन खाना बनाएगा? आप इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी हो, समझी? चलो अब आप हटो, मैं रोटी बना देती हूँ, आप जाकर आराम से बैठो। गरीब घर में शादी करने के बाद भी समीक्षा को उसके ससुराल वालों का प्यार मिलता है। वहीं इतने अमीर घर में शादी करने के बाद अनुष्का को पैसे और दौलत तो मिल जाते हैं, लेकिन उसके ससुराल वालों का प्यार उसे नसीब नहीं होता। अच्छू, कल रात ज्यादा आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए थी मुझे। छींक छींक कर मेरी नाक टमाटर जैसी लाल हो गई है, ऊपर से ये सर दर्द। लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक काम करती हूँ, माँ जी के साथ ही डॉक्टर के पास चली जाती हूँ। अनुष्का उठती है और अपनी सास रंभा के पास जाती है। अच्छू, अच्छू। क्या बात कर रही है? दूर रहकर छींक, अपने साथ क्या मुझे भी बीमार करेगी? माँ जी, छींक तो अचानक से आ जाती है, इसके आने का पता थोड़ी ना चलता है। ठीक है, बोल, क्या काम था तुझे? माँ जी, कल रात से मेरी तबीयत बिगड़ रही है, वो ठीक नहीं है। बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है और जुकाम भी। क्या आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेंगी? मेरे पास इन फालतू कामों के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं। मुझे अभी अपनी किटी पार्टी में जाना है। मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ, वो तुझे डॉक्टर के पास ले जाएगा। इतना बोलकर रमा वहां से चली जाती है। अपनी सास की बात सुन अनुष्का को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद अनुष्का अपने कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसका पति आरव लैपटॉप पर काम कर रहा है, जिसे देखकर अनुष्का उसके पास जाती है। आरव, कल रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, अकेले जाने की हिम्मत नहीं है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? मैं काम कर रहा हूँ। ड्राइवर को ले जाओ अपने साथ या किसी नौकर को, मेरे पास टाइम नहीं है। शादी से पहले तो तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, और अब देखो शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ है और तुम अभी से ही ऐसा बर्ताव कर रही हो मेरे साथ। तुम्हारे लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ या तुम्हारा ये काम? मैं काम नहीं करूंगा ना तो तुम इस महल जैसे घर में रहने के बजाय एक झोपड़ी में रहोगी और तुम्हारे सारे ऐशो आराम भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो और जाओ यहाँ से। आरव की बात सुनकर अनुष्का की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुद ही डॉक्टर के पास चली जाती है। समय गुजरता है और करवा चौथ का दिन करीब आ रहा होता है। समीक्षा बहू, ये ले, ये कुछ पैसे रख ले, करवा चौथ आ रहा है ना, तो उसके लिए साड़ी खरीद ले। लेकिन माँ जी, ये पैसे कहाँ से आए? घर में तो पैसे थे ही नहीं। ये पैसे मेरी दवाई के थे। दवाई तो बाद में भी आ जाएगी, लेकिन ये तेरा पहला करवा चौथ है और हर लड़की के लिए उसका पहला करवा चौथ बड़ा ही खास होता है। लेकिन माँ जी, ज्योति समीक्षा की एक नहीं सुनती और वैशाली समीक्षा को करवा चौथ के लिए साड़ी खरीदने के लिए भेज देती है। वैशाली समीक्षा एक छोटे से मार्केट में जाती हैं और करवा चौथ के लिए साड़ी खरीदती हैं। तभी वहां एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से समीक्षा की बहन अनुष्का निकलती है। अरे समीक्षा, तुम यहाँ, वो भी ऐसी चीप मार्केट में? तुम इस मार्केट में शॉपिंग करती हो? भाई मैं तो सारा और गुच्ची के अलावा कहीं और शॉपिंग नहीं कर सकती। मेरे हस्बैंड के पास कितना पैसा है। अनुष्का, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी शादी इतनी अमीर घर में हुई है और तुम इतने ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जी रही हो, लेकिन जितना हमारे पास है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। जिनके पास पैसा नहीं होता वो हमेशा यही बात बोलते हैं। अनुष्का की बात सुनकर वैशाली को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अनुष्का को कुछ नहीं बोलती और समीक्षा के साथ वापस घर आ जाती है। वहीं अनुष्का को पता चलता है कि करवा चौथ आ रहा है, तो वो बहुत खुश होती है और करवा चौथ रखने की तैयारी करने लगती है। माँ जी, करवा चौथ आ रहा है और ये मेरा पहला करवा चौथ है।
तो क्या आप मेरे साथ शॉपिंग पर चलेंगी? सभी सास बहुएं मिलकर करवा चौथ की शॉपिंग कर रही हैं। मैं भी चाहती हूँ कि हम दोनों भी मिलकर करवा चौथ की शॉपिंग करें। बहू, तेरी सोच कितनी मिडिल क्लास है ना, और वो होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि तू खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से है। मैंने तो मना किया था ना कि इस मिडिल क्लास लड़की से शादी मत कर, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। अमीर घर में शादी होने के बावजूद भी तेरी थिंकिंग नहीं बदली। ये पकड़ पैसे और खुद जाकर जितनी मर्जी हो उतनी शॉपिंग कर, लेकिन मुझे इन बकवास चीजों में इन्वॉल्व मत कर। रंभा की बात सुनकर अनुष्का समझ जाती है कि भले ही उसकी शादी अमीर परिवार में हुई है, लेकिन यहाँ उसे पैसों के अलावा प्यार और केयर नहीं मिलने वाला। जिसके बाद अनुष्का खुद अकेले जाकर ही अपने करवा चौथ की शॉपिंग करती है। वहीं दूसरी तरफ समीक्षा की सास उसे अपने हाथों से समीक्षा के हाथों में मेहंदी लगाती है और समीक्षा का पति उसके लिए करवा चौथ का बाकी सामान लेकर आता है। अरे ये क्या यार, इतने सारे पार्लर में बात कर ली, लेकिन हर जगह पहले से ही मेहंदी की बुकिंग हो रखी है। मुझे भी पहले से ही बुकिंग कर लेनी चाहिए थी। अब तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, किसी छोटे पार्लर में जाकर मेहंदी लगाने का। अब यही करना होगा मुझे। अनुष्का अपनी गाड़ी में बैठती है और एक छोटे से पार्लर के सामने जाकर रुकती है। ये वही पार्लर होता है जिसमें समीक्षा की ननंद वैशाली काम करती है। अनुष्का जैसे ही पार्लर के अंदर जाती है तो वैशाली को देखते ही वो हैरान रह जाती है। अरे वैशाली, तुम यहाँ? तुम इस पार्लर में काम करती हो? जी, मैं इस छोटे से पार्लर में काम करती हूँ, लेकिन आप इतने बड़े होकर इतने छोटे से पार्लर में क्या कर रही हैं? वो मुझे करवा चौथ की मेहंदी लगवानी थी। मैंने पार्लर में बुकिंग नहीं की थी, तो इसलिए मुझे कोई भी अच्छा और बड़ा पार्लर नहीं मिला और मुझे मेहंदी लगवाने के लिए यहाँ आना पड़ा। लेकिन आपके पास तो इतना पैसा है कि आप किसी भी बड़े पार्लर वाले को एक्स्ट्रा पैसे देकर मेहंदी लगवा सकती थी, लेकिन फिर भी आप यहाँ। खैर छोड़िए, बैठिए, मैं आपको मेहंदी लगा देती हूँ। वैसे एक बात बताइए, करवा चौथ की मेहंदी तो सास अपनी बहुओं को खुद लगाती है, इसे काफी शुभ माना जाता है। अरे मैं तो भूल ही गई थी, अमीरों के पास कहाँ इतना टाइम होता है। लेकिन समीक्षा भाभी को तो मेरी माँ ने ही मेहंदी लगाई है और उनकी मेहंदी इतनी सुंदर लग रही है कि पूछो मत। वैसे एक बात बोलूं, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। हमेशा पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इतने अमीर घर में शादी होने के बाद भी आपके ससुराल वालों के लिए आपके पास जरा भी समय नहीं है। लेकिन हम इतने गरीब परिवार से हैं, फिर भी हम अपने परिवार को हर चीज से ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और उसके लिए समय निकालते हैं। इतने अमीर परिवार में शादी होने के बाद भी आपके चेहरे पर जरा भी खुशी दिखाई नहीं दे रही। वैशाली की बातें सुन अनुष्का को भी ऐसा ही एहसास होता है कि पैसों के चक्कर में उसने एक अमीर परिवार में शादी तो कर ली, लेकिन वो जिंदगी भर प्यार के लिए तरसती रहेगी। वैशाली की बात सुन अनुष्का को अपनी गलती का एहसास होता है और वो समीक्षा के पास जाकर उससे माफी मांगती है। समीक्षा भी अनुष्का को माफ कर देती है और अब जब भी अनुष्का को सास के प्यार की कमी महसूस होती तो समीक्षा की सास के पास जाती, जिसके बाद ज्योति, समीक्षा और अनुष्का को बिल्कुल माँ की तरह वो प्यार करती। भाभी, बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना बन गया क्या? बस बना रही हूँ नरन जी। ये बोलकर संगीता रसोई में आती है, जहां सिर्फ 2-4 सूखे आलू रखे होते हैं। हे भगवान, सब्जी तो है ही नहीं, बस 2-4 सूखे आलू पड़े हुए हैं। क्या बनाऊं? एक काम करती हूँ, तरीदार आलू की सब्जी बना देती हूँ। गरीब संगीता उन थोड़े से आलू से सब्जी और रोटी बनाकर अपनी ननद को खाना परोसती है, जिसे खाकर नीलम तारीफ करते हुए कहती है, अरे वाह भाभी, आपने क्या गजब का स्वादिष्ट भंडारा आलू बनाया है, और इसके साथ गर्मा गर्म चूल्हे की रोटियां खाकर तो मजा ही आ गया। इतने में संगीता का पति मोहन घर आ जाता है। अरे भाग्यवान, एक गिलास पानी तो देना। जी लाती हूँ, ये लीजिए पानी। पानी पीकर मोहन अपने फटे हुए कुर्ते की जेब से 50 रुपए का मुड़ा तुड़ा नोट निकालकर संगीता को हिचकिचाते हुए देता है। ये लो संगीता, आज बस 50 रुपए ही कमा पाया हूँ। एक गोदाम में राशन की बोरियां ढोने का काम मिल गया था। अजी, इतनी महंगाई में 50 रुपए में घर कैसे चलेगा? क्या करूं संगीता, कोई पक्का काम मिलता ही नहीं है, वरना मुझे भी चिंता है। कल को नीलम की शादी भी तो करनी है। तभी नीलम वहां आकर कहती है, भाभी, एक रास्ता है। आप इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो, मेरी मानो तो आप एक टिफिन ढाबा खोल लो। मैं आपकी मदद करूंगी, उससे हमें थोड़ी बहुत कमाई भी होने लगेगी। संगीता अपने कान के झुमके बेचकर ढाबा खोलती है,
जिसमें वो टिफिन पहुंचाने का भी काम करती है। उसके हाथों के स्वाद के चलते उसका ढाबा अच्छा चल पड़ता है। आओ आओ प्यारे लोगों, और चखो नंद भाभी के ढाबे के खाने का गजब स्वाद, और ले जाओ स्वाद से भरा खाने का टिफिन भी, एकदम सस्ते में, जिसमें है दाल, रोटी, सब्जी, अचार भी। बहन जी, जरा एक थाली लगाना। जी अभी लगाती हूँ भाई साहब। बहन जी, खाने में क्या क्या है? रोटी, सब्जी, दाल मखनी, सलाद, सब है भाई साहब। और एक थाली मुझे भी लगा दीजिए, और एक टिफिन भी पैक कर दीजिएगा। जी अच्छा भाई साहब। भाभी, आप जल्दी जल्दी से रोटी बनाओ, मैं खाना परोसती हूँ। भगवान की दया से हम दोनों गरीब ननंद भाभी का ढाबा अच्छा चल रहा है। नीलम, अगर हमारा ढाबा ऐसे ही चलता रहा तो हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। टिफिन ढाबे से अब ननद भाभी की ठीक ठाक कमाई शुरू हो जाती है, जिसमें लोग सुबह सुबह आकर खाते भी हैं और फिर फैक्ट्री के लिए भी एक एक टिफिन खरीदते हैं। अभी गरीब ननद भाभी के हालात ठीक होना शुरू ही हुए थे कि तभी उनके ढाबे के एकदम सामने एक दूसरे ढाबे वाला हाई फाई ढाबा खोल लेता है, जिसके चलते ननद भाभी का ढाबा ठप पड़ जाता है। ओहो हो, ओ आओ भाई, मक्खन लाल दे हाई फाई रेस्टोरेंट में एकदम ताजा ताजा माल मिलेगा यार। ओ दाल मखनी, राजा ते छोले, तंदूर दिया रोटियां। ओ हो। भाभी, जब से इस माखन लाल ने हमारे सामने ये ढाबा खोला है, लोगों ने तो हमारे ढाबे पर आना छोड़ ही दिया है, और अब तो टिफिन के ऑर्डर भी आना बंद हो गए हैं। हाँ नीलम, अब तो बस ऐसा लगता है हमें अपना ये टिफिन ढाबा बंद करना पड़ेगा, वरना हमारे पास भी खाने को कुछ भी नहीं बचेगा। तभी 70-80 साल की एक बुढ़िया उनके ढाबे पे आती है। सुनो बेटी, बड़ी जोरों की भूख लगी है, मुझ बुढ़िया को कुछ खिला दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हाँ अम्मा, बैठिए ना। भाभी, इन अम्मा की हालत देखकर तो लगता नहीं है कि ये खाने के बदले में पैसे वैसे भी देंगी। वैसे ही हम बुरे हालातों से गुजर रहे हैं, हमारा ढाबा नहीं चल रहा। नीलम, बेचारी बूढ़ी अम्मा की हालत तो देखो, उनके 2 रोटी खा लेने से क्या घट जाएगा, जाने दो। संगीता बूढ़ी अम्मा को भरपेट खाना खिलाती है। ऐसे ही कई दिनों तक वो अम्मा रोज उसके ढाबे पर आकर खाना खाती है। बेटी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो, मुझ बुढ़िया को बिना पैसे दिए भी भरपेट खाना खिलाती हो। मगर अम्मा, आज हमारे ढाबे का आखिरी दिन है। कुछ महीने पहले ही हमने अपना ढाबा खोला था। शुरू में तो हमारा ढाबा अच्छा चला, मगर अब हमारे ढाबे पर लोगों ने आना छोड़ दिया है। हम जो कुछ भी बनाते हैं उसे फेंकना पड़ता है, और अब तो इतने ही पैसे बचे हैं जिससे एक दिन की दाल और रोटी बन सकती है। इसलिए हम ये ढाबा हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। तभी बूढ़ी अम्मा अपने मैले थैले से एक टूटा फूटा टिफिन निकालकर उसे देती है। बेटी, अपना ढाबा बंद मत करो, और मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे तो नहीं है, मगर ये टिफिन तुम रख लो। टिफिन देखकर नीलम चिढ़कर कहती है, क्या अम्मा, हमने आपको इतने दिनों तक अपने ढाबे का खाना फ्री फंड में खिलाया, और आप बदले में हमें ये टूटा फूटा टिफिन दे रही हो? ये हमारे किस काम का? बेटी, तुम्हारे ढाबे के खाने का स्वाद मसाले की वजह से फीका है। इस पोटली में जादुई खड़े मसाले हैं, इसे तुम अपने ढाबे के खाने में डाल देना, फिर तुम्हारे ढाबे के टिफिन का स्वाद जो भी चखेगा वो स्वाद उसके मुंह से छूटने ना पाएगा। तभी बुढ़िया थैला टटोल कर एक जादुई लाल पोटली उसे दे देती है। बुढ़िया मसाले और टिफिन देकर वहां से चली जाती है। अगले दिन से दोनों गरीब नंद भाभी एक बार फिर से अपने टिफिन ढाबे की नई शुरुआत करते हैं। भाभी, हमारे पास टिफिन तैयार करने के लिए थोड़ा ही राशन है, तो फिर ये जादुई मसाले किस काम के? तभी टिफिन पर एक सुनहरी सी चमक आती है और वो टूटा फूटा टिफिन एक जादुई सुनहरे टिफिन में बदल जाता है। देखो ननन जी, लगता है ये एक जादुई टिफिन है, हम इससे खाना मांग कर देखें। टिफिन का जादू आजमाते हुए संगीता उसे खाने का ऑर्डर देती है। ए जादुई टिफिन, मुझे इसी वक्त दाल मखनी, कड़ी राजमा और तंदूरी की रोटियां दो। इतना कहते ही जादुई टिफिन खानों से लबालब भर जाता है। देखते ही देखते जादू से वो हजारों टिफिन हो जाते हैं, जिनमें दोनों ननद भाभी जल्दी जल्दी जादुई मसाले मिला देती हैं, जिसकी खुशबू से माखन लाल के हाई फाई रेस्टोरेंट में बैठे लोग खाने के लिए गरीब ननद भाभी के ढाबे पर खींचे चले आते हैं। अरे भाई, माखन लाल के रेस्टोरेंट का ताजा माल छोड़कर कहाँ जा रहे हो?
आओ आओ और खाओ स्वाद से लबालब भरा ननंद भाभी के ढाबे का खाना। अरे वाह, यही तो क्या गजब का खाने की खुशबू आ रहा है। सभी ग्राहक वहां बैठकर पहले तो पेट भर खाना खाते हैं और फिर, अब भाभी जी तुम्हारे हाथों में तो गजब का स्वाद है, कसम से मजा दिला दिया। अब तो दोपहर में भी हम यहीं आएंगे। डबल मेहनत करने की जरूरत है क्यों भाई साहब? ये लीजिए, हम ननंद भाभी इस ढाबे के साथ टिफिन व्यापार भी करती हैं। इस टिफिन में भी हम ननंद भाभी के हाथों का जादू भरा हुआ है। इतने सस्ते में ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। आपकी बात में तो दम है भाभी जी। एक काम कीजिए, 4 ठो टिफिनों हमको भी बांध दीजिए। जादुई मसाले के स्वाद और टिफिन के मेल से ननद भाभी के खाने के सारे टिफिन बिक जाते हैं। टिफिन के स्वाद के चलते अब उनके पास कई हाईफाई ऑफिस से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्री से भी खाने के टिफिन का ऑर्डर आने लगता है, जिससे उनकी बढ़िया कमाई होने लगती है। अरे वाह भाभी, उस बूढ़ी अम्मा के दिए जादुई मसाले और टिफिन ने तो कमाल ही कर दिया है। अब हर दिन हमारे ढाबे पर हजारों टिफिन का ऑर्डर जो आने लगा है। हाँ ननंद जी, ये ऊपर वाले की ही दया है। उन्होंने ही उन बूढ़ी अम्मा को हमारी मदद के लिए भेजा था, वरना मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमारा ढाबा बहुत जल्द इतनी ऊंचाई पर छा जाएगा। जहां एक तरफ दोनों गरीब ननद भाभी का ढाबा जादुई टिफिन व्यापार से बढ़िया चलने लगता है, वहीं माखनलाल को अपने हाईफाई रेस्टोरेंट में हर दिन घाटा लगने लगता है और वो किलकिल करने लगता है। कितनी मेहनत से मैं रोज यहाँ खाना बनाता हूँ और सब फेंकना पड़ता है। फटे हाल हो गया हूं अब मैं। चल भाई माखनलाल, पतीले पुतीले समेट ले। इन ननद भाभी के टिफिन ढाबे के आगे अब तू और नहीं टिकने वाला। बेचारा माखनलाल हार मानकर अपना ढाबा घाटा खाकर बंद कर देता है और वहीं गरीब ननद भाभी अपने टिफिन ढाबे की कमाई से अपने रहने के लिए एक प्यारा और बड़ा सुंदर घर बनवा लेती हैं। साथ ही अपने ढाबे पर आने वाले गरीब लाचार लोगों को मुफ्त में पेट भरकर खाना खिलाती हैं और उन्हें एक टिफिन भी देती हैं, क्योंकि आज उनकी ये सारी तरक्की उस बूढ़ी अम्मा के दिए गए जादुई टिफिन की वजह से थी। साथियों, याद रखें कि एक भूखे के पेट भरने का फल भगवान आपको जरूर देंगे, इसलिए कभी भी मदद का मौका मिलने पर उसे गंवाएं नहीं।